ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हाँ। सर, ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी घटना हुई है बागजान में, आप जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेके बता रहे थे, तो उसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, बागजान तो इज अ वर्क ओवर रिग। वर्क ओवर रिग का मतलब क्या होता है कि ये एक पुराना वेल है जो ड्रिलिंग हो चुका था पहले, जिसमें फिर से नए सिरे से एक नए फिर से उसी ऑयल वेल में फिर ड्रिलिंग करके नया रिग लगा के फिर कर रहे थे अलग 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 जगह में। तो उसको वर्क ओवर कहते हैं। तो उस जगह में बात ऐसा है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो ब्लास्ट हुई है, ये जो, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं है और हमें पता नहीं कि ये एक्सीडेंट हो सकता है नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, कि जहां तक मैंने पेट्रोलियम इंजीनियर वगैरह से बात की है, वहाँ इतना तक पता चला है कि अगर एक्सप्लोरेशन के टाइम में आपका अगर ब्लास्ट हुआ, तो आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, शुरू नए शुरुआत होता है तो आपको पता नहीं चलता है, तो वो हो तो वो फिर भी मान सकते हैं। लेकिन एक प्रोड्यूसिंग ऑयल, जहाँ से ऑयल, जहाँ गैस, यहाँ गैस कॉन्डेंसेट निकल रहा है, उसमें जब होता है ऐसा एक्सप्लोजन, ऐसा ब्लास्ट, तो इसका यही एक संकेत होता है कि ये आपका एक नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है। क्योंकि प्रोड्यूसिंग वेल में आपका हर चीज पैरामीटर आपका दिखता रहता है, क्योंकि ज्यादातर चीज क्या होता है, प्रेशर की बात होती है। आप 2-3 किलोमीटर नीचे से आप गैस या आप तेल निकाल रहे हो, तो वो जब प्रेशर नीचे से जनरेट होता है, आप जो डाल के प्रेशर निकालते हो, तो वो प्रेशर को कंट्रोल जो मैकेनिज्म जो है, तो सबको पता चलता है कि वो रिकॉर्ड है, कंप्यूटराइज है। लेकिन वो अगर आपने एक्सप्लोरेशन के टाइम में आपको पता नहीं चलता, वो होना इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन चलता हुआ एक फिरता हुआ एक ऑयल वेल में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसमें से आपको जब ये होता है तो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स नेग्लिजेंस। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसमें जो हैंडलिंग किया गया है सिचुएशन, क्योंकि ठीक है एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट का कारण जो है बकायदा वो नेग्लिजेंस के लिए है कि एक्सीडेंट हुआ, कि उस वजह से वो आपको इंक्वायरी कमेटी वगैरह वो इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग निकालेंगे। लेकिन जो आपकी राहत है या जो परसेप्शन है कि ऐसा है कि ये जो दिख रहा है बागजान का, आपका पूरा जो मतलब आपका 40-50 किलोमीटर दूरी तक या 60-70 किलोमीटर दूरी तक आपको दिख रहा है पूरा जो उसका आग जो जलता हुआ वेल का, और बीच में जो गैस का कंडेंसेट या तेल निकल के आया था, तो आसपास की गांव और जो जो बील है उसको, और मैं बील में आपको समझा देता हूँ। असम में क्या होता है, हमारे वाटर बॉडीज बहुत होते हैं, जैसे आपके पुकुरी पुकुरी कहते हैं ना आपको लोग, जो पॉन्ड्स कहते हैं, हमारे बड़े बड़े, क्योंकि हमारी नदियां बहुत है, वो नदियां कभी धारा बदलते हुए हर जगह हमारा वो काफी बड़ा बड़ा बील्स बन जाते हैं। अब बील मतलब कि आपको बहुत बड़ा लेक टाइप हो जाता है। तो 40, मैं इसका आपको एक नजारा दे देता हूँ कि 43% ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया आर इन असम, हमारा इतना वाटर बॉडीज है। तो ये जो बील है उसमें आपको हर किस्म का आपका वाइल्ड लाइफ मिलता है, आपको मछली मिलता है, हर चीज मिलता है। और ये आपका लगा हुआ है दिब्रू सैखवा सेंचुरी के साथ, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क। तो उसमें जो तेल या निकल के आ गया, गैस कंडेंसेट निकल के आ गया, पूरा जला के सारे जो वहां पशु पंक्षी थे उसको तो भस्म कर दिया, तो पास गांव भी थे उसको भी भस्म कर दिया। तो इसमें आतंक का फैल जाता है। तो ये जो रिएक्शन, इसी से जुड़े सर मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एनवायरमेंट मिनिस्टर हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर हो, उनकी तरफ से ये एश्योरेंस नहीं आया है कि दे विल आल्सो बी वर्किंग ऑन रिस्टोरेशन ऑफ दिस नेशनल पार्क। क्योंकि नेशनल पार्क का एक बड़ा रीजन जो है एक्वेटिक लाइफ को, मरीन लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? नहीं वही, अब जो आपने नेशनल पार्क के बारे में जिक्र किया, ये जो पूरा इलाका है, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमारे भारतवर्ष में अभी लो लाइंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिर्फ इसी इलाके में है, भारतवर्ष में। आपके वेस्टर्न घाट्स में है, वो तो पहाड़ी इलाके में है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है, अमेज़न पूरा विश्व भर का एक लंग्स का फेफड़ा माना जाता है। तो ये जो लंग्स की करी गई है, तो ये हमारे पर्यावरण के तौर पे आपको यूनिवर्सलिटी की तरह से भी हम देखें तो इसकी बहुत अहमियत है, गुरुत्वपूर्ण है, उनका एक बहुत बड़ा मतलब एक अवदान है इन मेंटेनिंग द
बैलेंस ऑफ नेचर एंड द लाइक। तो इसमें जो इलाका है ये, क्योंकि बागजान से आप 30-40 किलोमीटर सीधे जाइए तो आपका एक कोल इंडिया ने वहाँ दिहिंग पटकाई करके एक सेंचुरी है, वो 500 वर्ग किलोमीटर का है। वहाँ भी हाल ही में लॉकडाउन के टाइम में 7 अप्रैल या 11 अप्रैल को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने करीब 300 एकड़ जमीन का वहाँ फॉरेस्ट का कोल माइनिंग का परमिशन दे दिया था। वो लोग कह रहे हैं भाई ये सेंचुरी नहीं है, ये रिजर्व है, हम कर सकते हैं। बात ऐसा है कि पूरा जो इलाका है वो पूरा फॉरेस्ट ही है, 500 वर्ग किलोमीटर, उसमें सिर्फ 111 को सेंचुरी डिक्लेयर करके बाकी को नहीं किया है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि बाकी, क्योंकि मैं खुद वहां 3 दिन में बिता के आया हूँ, मैं पिछले 23 और 25 में मैं वही था, घूम के आया, पूरी जगह देख के आ गया, स्टडी भी किया, और जो लोगों की कहना था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का था कि एक कंटिन्यूअस फॉरेस्ट है 500 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको आपने सिर्फ 111 स्क्वायर किलोमीटर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और बाकी आपने छोड़ दी, क्योंकि वहां आपको कोल मिलता है, कोयला मिलता है, वहां आपको तेल मिलता है, वहां टिम्बर मिलता है। वो अगर आप पूरा सेंचुरी करोगे तो वो कुछ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दिया है। बोला कि वो सेंचुरी नहीं है, हमने नहीं किया है, तो इसीलिए हम जो चाहे मन मर्जी कर सकते हैं। बात तो ये जो 30 किलोमीटर पहले यहाँ कोल माइनिंग का, वहां कोल माइनिंग कोल इंडिया तो लीगली कर रहे हैं लाइसेंस के जरिए, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा इलीगल हो रहा है वो कोल माइनिंग के वो। तो उससे जो पूरा, हमारे एक मित्र है, हमारे साथी है जो हमारे साथ गए थे, पेट्रोलियम इंजीनियर है, उसने 2-3 इलाके डॉक्यूमेंट किए हैं जो 2014 में जिस इलाके में अभी कोल इंडिया ने परमिशन दिया था, उसका जो उत्तर साइड है, उत्तर साइड के जो पहाड़ी है, उसमें 2014 से 2020 तक का सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए उसने ऐसे दिखाया, तस्वीर दिखाया। मैं आपको, आप अगर मेरे फेसबुक अकाउंट में जाएंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे, मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में। तो मैंने वहां बिल्कुल टकरा कर दिया, पूरा इलीगल ओपन कास्ट माइनिंग है। और वो जो उत्तर साइड है, दक्षिण साइड में किया है, और उत्तर साइड में अभी कोल इंडिया को लाइसेंस दिया है। तो अब ये कहें कि भाई कोल इंडिया के लाइसेंस के जरिए इनको भी वो बेचारा मिल गया कि भाई ये कोल माइनिंग हो सकता है। तो ये जो आपने वहाँ रिसोर्स बहुत रिच है, क्योंकि वहां आपको तेल मिलता है, कोयला मिलता है, और जो हमारा होलोंग करके जो टिम्बर के लिए बहुत ही आपका अच्छा माना जाता है, असम का नेशनल ट्री है, स्टेट ट्री है, उसको वो टिम्बर के लिए बेहतर होलोंग, वहां वो सब कुछ मिलता है। तो ये सारा, और उसके थोड़ा आप अगर दक्षिण साइड में जाएंगे, जहाँ मागुरी, जहाँ बागजान है, वो साथ में लगा हुआ दिब्रू साइक्वा सेंचुरी है। तो ये जो पूरा इलाका है असल में बहुत बायोडाइवर्सिटी की तरफ से बहुत ही रिच है। तो इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले अपने तेल के लिए किया, फिर आपने उसके बाद आपने उसने कोयला के लिए किया, फिर आपने उसके पेड़ काटे, और अभी जो जहाँ जो बचा कुचा इलाका है, जहाँ आपने सेंचुरी मान के रखा था, वहां भी आपने तेल और कोल माइनिंग के लिए आपने परमिशन दे दी। और ये बागजान में अगर मैं आऊं, तो बागजान में अभी रिसेंट जो है रिस्पांस, तो ये जो शंका लोगों में फैल गया है, जो एक दहशत फैल गया है, क्योंकि आप 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी तक आप देख सकते हैं, तो और जो लोग वहां डिस्प्लेस हो रहे हैं, पशु पक्षियां मर रहे हैं, घर जल गए हैं लोगों को, तो उसको थोड़ा संभालने में मेरे ख्याल से ये हमारा जो लीडरशिप है नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि ये नेशनली भी इशू बन गया है। और ये आपको आश्वासन देना चाहिए लोगों की, भाई कि हम लोग हैं, ये नहीं कि ये रिलीफ वगैरह नहीं कर रहे हैं, स्कूल में कैंप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन आगे का मार्ग क्या होगा, क्या करेंगे। जैसे कि ये नेशनल पार्क को हम मान्यता देके हम इसमें छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, या अगर छेड़छाड़ी करना भी है तो आगे जाके हमें, मतलब ये सिर्फ ये इस तक सीमित नहीं होना चाहिए कि भाई बागजान में जो एक्सप्लोजन हुआ है उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करे कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, 2-4 को सस्पेंड कर दिया, 2-4 को फिर कहीं को कंपनसेशन को उसमें बंद कर दे। लेकिन ये जो संपूर्ण इलाका है, ये संपूर्ण इलाका को कैसे बचा सकते हैं इतना एक्सप्लॉयटेशन से। और एक्सप्लॉयटेशन अगर करना भी है तो एनवायरनमेंट का आपको पूरा ध्यान रख के नजर उसको सुरक्षित करके कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक जो क्वेश्चन है कि अभी 11 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को डिब्रूगढ़ साइकोवा नेशनल पार्क में परमिशन दिया कि आप अपनी ड्रिलिंग को एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो इस तरीके के जो क्लियरेंसेस मिल रहे हैं बिना कैलकुलेटेड रिस्क के या बिना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के,
तो जो आप जो कह रहे हैं कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है और वो लंग्स है एक तरीके से पूरे स्टेट के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, इस कंडीशन में सिविल सोसाइटी का रोल क्या है? देखिए, सिविल सोसाइटी तो का रोल ऐसा होता है कि सिविल सोसाइटी कोर्ट प्रतिवाद करने में ज्यादातर आजकल ध्यान नहीं देते हैं, प्रोटेस्ट। मेरे ख्याल से कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई वो नहीं होता है, विकल्प नहीं है सिविल सोसाइटी के पास। दूसरा, पॉलिटिकली अगर इसको इशू बना दिया जाए कि ये जो हानिकारक है, तो मेरे ख्याल से तब इनकी वो थोड़ा सा, हमारा जो पॉलिटिकल लोग है तो वो थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा दे विल देन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो इसको मेरे ख्याल से एक जो अभी हो रहा है, जो पब्लिसिटी करके लोग, जैसे कि ट्विटर में कल नंबर 2 ट्रेंड में था, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने भी अपना कुछ, मेरे ख्याल से कुछ कोई यस आल्सो सेंट अ मैसेज एंड यू आल्सो सॉट। तो मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी उसको पब्लिसाइज करके वो कर सकता है। और दूसरा तो अदालत का दरवाजा खटखटाने, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, और अदालत का कोई भी आपका निर्देश उसको उल्लंघन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ऐसे आप भी जानते हैं, मैंने भी देखा है वकील के तौर पे, कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो, एक तो बहुत टाइम लग जाता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स फाइनल होकर ऑर्डर्स देने में फिर वो कंप्लायंस के लिए जब भी देते हैं तो ऐसे ऐसे इधर उधर करके उसको रफा दफा कर देते हैं। तो आई डोंट नो, आई थिंक हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये कॉन्शियसनेस लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा पॉलिटिशियन लोग इसको फिर ध्यान देके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये क्लियरेंस हुआ, मतलब आप देखिए 1 महीने के अंदर दिब्रू साइखवा में 3-4 जगह ड्रिलिंग के लिए दे दिया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया नहीं। जहां सेलेकी इलाका में कोल इंडिया को माइनिंग के लिए लाइसेंस दिया था, कोल इंडिया ने गलत कोऑर्डिनेट्स दी। तो जगह उसने बताया कोऑर्डिनेट्स गलत है, कोऑर्डिनेट्स कोई तो गांव मिला, हम लोग जब चेक किया, हम खुद वहां साइट पे, इसलिए क्या है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है। तो अगर वो सही कोऑर्डिनेट्स दे रहे तो उसके ऊपर सबका दृष्टि आ जाएगा। तो ये जो मतलब एक तरीके से जो एक पूरा सिस्टमिक एक करप्शन आ गया है, तो उसको पता नहीं, मतलब आई मीन हाउ पॉलिटिकली तो हैंडल करना पड़ेगा, और इसके अलावा तो चारा नहीं। और सिविल सोसाइटी कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट में टाइम लगता है। सर, और जो इमीडिएट मेजर्स क्या हो सकते हैं इस वक्त आपके हिसाब से? देखिए, इमीडिएट मेजर्स तो ऐसा है कि पूरा इलाका जो है, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लो लैंड रेन फॉरेस्ट, उसको इंटीग्रेटेड तरीके से देखो। डिब्रू साइखवा हो या जहां अभी बागजान, वहां मागुरी बील है, और मी बील मैंने जो आपको बताया बहुत ही रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, और हर चीज टूरिज्म के तरफ से भी, या दिब्रू साइखवा का ही है, ये इलाका का ही है, बागजान का, या आगे जाके तो दिहिंग पाट का है कंटिग्यूअस। ये जो इसमें जो स्पीशीज मिलता है, आप बटरफ्लाई कहिए या 35% स्पीशीज आपको। मैं जब गया था जंगल के थोड़ा अंदर, मेरे साथ जर्नलिस्ट गए थे, उनके थोड़ा सा वो गंजा था, तो उनके सर पे ही 4 मतलब वैसे आपको तितलियां आ गए थे। सो इट इज दैट काइंड ऑफ डाइवर्स। 7 काइंड ऑफ कैट स्पीशीज, जब आपको लेपर्ड है, वो टाइगर्स है, 200 तो ये काजीरंगा से भी 10 गुना ज्यादा वाइल्ड लाइफ का डाइवर्सिटी है, और जगह भी बहुत सुंदर है कि यहाँ पहाड़ी इलाका है। तो और वहाँ आपका तीसरा एक और भी है कि भाई वहाँ आपकी एथनिक कम्युनिटीज बहुत है, जिनकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल है। तो ये हर चीज मिला के एक इंटीग्रेटेड एक टूरिज्म स्पॉट जो हो बन सकता है, मेरे ख्याल से। मतलब कोई भी ये देख सकता है कि इसमें जो टूरिज्म जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो पूरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगा पूरा इलाके को, और टूरिज्म इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर जनरेटर। सो मेरे ख्याल से टूरिज्म के ऊपर भी काफी, अगर थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे, बाकी तो खुद ब खुद आ जाएगा। आपका नीश टूरिज्म आ जाएगा, बटरफ्लाई टूरिज्म आ जाएगा, आपका लेपर्ड टूरिज्म आ जाएगा, आपका स्पीशीज, आपका विभिन्न, आपका वो, आपको मतलब 28 या 30 किस्म का आपका पिजन्स मिलता है वहां। तो मैं मतलब ये जो डाइवर्सिटी है इतना रिच है कि आपको हर किस्म का टूरिस्ट मिलेगा वहां आने के लिए। हर किस्म के टूरिस्ट को अपनी मतलब फुलफिलमेंट के लिए हर चीज उसका मिल जाएगा वहां। सर, तो चूंकि आप मतलब लीगल अफेयर्स को डील करते हैं, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो फॉरेस्ट फायर्स के केसेस आते हैं वो बहुत मोटिवेटेड केसेस होते हैं,
मतलब उसमें मतलब ये प्रूव नहीं हो पाता है, बट उसमें कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं फॉरेस्ट फायर में, उसमें कुछ एक साजिश की बू आती है। तो डू यू थिंक कि ये जो ड्रिलिंग में है या असम में जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, उसके में कुछ मोटिवेशंस हो सकते हैं? ये ड्रिलिंग में तो नहीं लगागा, क्योंकि ये अगर ड्रिलिंग में ऑयल वेल ब्लास्ट करके तो जिसने किया है उसी का तो नुकसान होगा। हाँ, अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर ने किया है वो अलग बात है, वो नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन प्रोडक्शन तो इस साइड तो इन्हीं के कंट्रोल में है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये, क्योंकि यहाँ तो षड्यंत्र इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों के रास्ते में तो कोई बाधा नहीं है ना। हर जगह जब चाहे कि पब्लिक सेक्टर के नाम ये ड्रिलिंग, और या क्या होता है पब्लिक सेक्टर के नाम ये और फिर उसके बाद आपका होता है, फिर वो टेंडर कर देते हैं, जैसे ये जॉन एनर्जी को किया था अभी ये वाला ऑयल फील्ड, तो प्राइवेट पार्टीज को कर देते हैं। तो प्राइवेट पार्टीज क्या करते हैं, ऑयल इंडिया के जरिए उसको, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर को परमिशन मिलना आसान होता है, उसके नाम पे वो लाइसेंस वगैरह निकाल लेते हैं सरकार से, फिर उसे वो टेंडर ऑपरेट करते हैं ऑयल। तो वैसे ही तो ये तो षड्यंत्र तो देख देखते में लगता ही है, बट आई डोंट थिंक दिस केस, अभी कहना मुश्किल है, बट मुझे लगता नहीं है ये हुआ है। आर यू श्योर सर कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा विद योर देखिए एक्सपीरियंस? देखिए इन्वेस्टिगेशन ऐसा है ना आजकल, ऐसा है टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक, मेरे ख्याल से वी हैव टू मेक अ डिमांड दैट द रिपोर्ट बी मेड पब्लिक, हियरिंग भी पब्लिक होना चाहिए, रिपोर्ट भी पब्लिक होना चाहिए, और एक्सपर्ट्स को भी जो चाहे उसको भी बुला लेना चाहिए। तो अगर इनफैक्ट आपने सही बोला, आई मस्ट इशू अ प्रेस रिलीज टू दिस इफेक्ट कि भाई इसमें पब्लिक हियरिंग करे, पब्लिक एक्सपर्ट्स को बुलाए, जो आना चाहे अपना दो चीज कहना चाहे, जिसको इंस्पेक्शन करना है करे, बिकॉज दिस कंसर्न्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पब्लिक सेक्टर का सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हो, अगर पब्लिक हियरिंग हो, क्योंकि अगर रिपोर्ट भी निकले तो पब्लिक तक हो गई, तो कोई ना कोई तो खुद निकलेगा, बट तब तक क्या होता है 2-3 साल निकालेगा, 6 महीने 1 साल निकालेगा, 6 महीने 1 साल निकालने के बाद तो फिर आपका कुछ इश्यूज, नया इश्यूज भी बनते हैं ना फिर। क्योंकि क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस में जितने केसेस मैंने कवर किए हैं एज अ रिपोर्टर, उसमें ये होता है कि आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए दे इमीडिएटली से कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केसेस को, एंड आफ्टरवर्ड्स जो होता है आउटरीच भी धीरे धीरे लोगों का कम होता है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, एंड दैट रिपोर्ट्स गेट समवेयर मिस्ड, और जो इश्यूज होते हैं वो मिस्ड। और जैसे वाइजैग में जो हुआ अभी थोड़े दिन पहले, पिछले महीने जो वाइजैग में हुआ, उसके बाद डीमा पटकाई में हुआ, उसके बाद अभी हो रहा है, और इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेके सरकार ने जो रिकमेंडेशंस के लिए सिविल सोसाइटी को बोला, तो ये जो एक पैटर्न चलता है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत हेस्ट में कुछ चीजों को निकाल देने की जरूरत है। आई डोंट नो कि एज अ नो एक्सपर्ट नो, व्हाट ये थिंक अबाउट दिस? मैं बात बताऊं, नॉर्मली मैंने भी एज अ लॉयर आई आल्सो सीन रिपोर्ट, सी द होल थिंग, जब सरकार कुछ, ये हमारे यहाँ हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत कम होता है। अगर आपने रिपोर्ट्स ज्यादातर क्या होता है, सही भी निकले, उसमें दोषी को पहचाना भी जाता है या आइडेंटिफाई भी किया जाता है, या द रियल रीजंस, पर एक्शन में नहीं होता है, बिकॉज द होल प्रोसेस टेक्स सो लॉन्ग। राइट। सो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सो देयरफॉर इट बिकम्स अ कवर अप, बट देन नोबडी एक्ट्स। क्या करोगे आप, मतलब सी, because हमारा, I mean, as far as I've seen, most of these things they just die down. अब कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने में आप एक दो चार ऑफिसर को आप सस्पेंड कर देते हो, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। लेकिन ये अगर 100-150 आदमी मरते हैं कोई भी एक्सीडेंट में, आप कहो, तो इसमें किसी ना किसी का तो नेग्लिजेंस होना ही होगा ना, because चलता फिरता ट्रैक को तो, वजह रेल के बारे में मैंने बताया, ऐसा भी है जो एक चलता हुआ रिग है, चलता हुआ ऑयल वेल है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें अगर ब्लास्ट हो जाए then obviously it cannot be an accident, because it's an ongoing production, राइट। और वो सारा पैरामीटर सेफ्टी एंड एवरीथिंग इज सेट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर, थैंक यू सो, थैंक यू।